बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कविंद्र और आप देख रहे हैं डीडी किसान। हम बात कर रहे हैं, आज बजट पेश किया गया है और इस बजट में क्या खास योजनाएं जिनका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। हालांकि अंतरिम बजट कहा जा रहा है। परंपराओं के मुताबिक जब चुनाव होते हैं कि आम चुनाव होने वाले होते हैं, उससे पहले का जो बजट है उसमें कोई नई घोषणा सरकार नहीं करती है, लेकिन इशारे जरूर मिलते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा और देश में अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसमें किस तरीके से आगे चलने का रास्ता सरकार देख रही है। और इसीलिए आज के बजट में वित्त मंत्री ने साफ किया कि किस तरीके से विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि नई योजनाओं की और नई घोषणाएं होंगी, वो जब नई सरकार वापस सदन में आएगी उस वक्त वो अनाउंसमेंट या रोड मैप आपके सामने होगा। लेकिन फिर भी करीब 1 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी कुछ बातें कही हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं वो पुरानी योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से पिछले 9 वर्षों में सरकार के नए स्कीम्स और उनके रिजल्ट हमारे सामने हैं, उससे क्या बदला है और उन स्कीम्स को आगे हम कैसे ले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ इशारे भी किए हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कहा गया, लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ नए इशारे मिल रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और आपको आसान भाषा में ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री के इन घोषणाओं के पीछे के कारण क्या हैं और नजर यानी कि जो टारगेट है, जो लक्ष्य है वो क्या है। और ये हमें समझाएंगे हमारे 4 बेहद खास मेहमान जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी जी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर वी एन काले साहब हैं जो उपायुक्त हैं कृषि मशीनरी से, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रबोधक मिश्रा जी हैं डिप्टी एडिटर हिंदू बिजनेस लाइन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वी के दुबे साहब हैं एडवाइजर हैं एनएसयूआई कोऑपरेटिव सेक्टर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद। किसानों के नजरिए से अगर देखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परंपराएं हैं, जब नई सरकार चुनना होता है उससे पहले नई घोषणा नहीं की जाती है और सरकार ने उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए पिछली बातों का जिक्र किया है। हाँ, इशारा जरूर किया है। उम्मीदों के मुताबिक बजट दिखता है और जो उम्मीदें थी वो किस तरीके से आपको लगता है कि दिशा उनको मिलती दिख रही है आज के भाषण से? काविंद्र जी, इसमें कुछ ऐसे दिशा है जो बहुत राष्ट्र को विकास की दृष्टि से, कृषि के क्षेत्र और किसानों को आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत स्पष्ट दिशा इसमें कहा गया है। पहली बात, तिलहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात है। आज देश खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी और उस बात को, तिलहन को, सरसों को, मूंगफली को, सूरजमुखी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कहा गया है। दूसरा बिंदु इसी के साथ आता है डेयरी सेक्टर में। आज पशु पालन जो है वो बहुत बड़ा उद्योग हो गया है और देश की आवश्यकता है। दूध की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पशुपालकों को नई योजनाओं से, नए आर्थिक योजनाओं से, नए तरीके अपनाकर ही आगे बढ़ाया जाने की आवश्यकता है और उस बात को इस बजट में कहा गया। तीसरा बिंदु इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है वो है एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को, स्टोरेज सेक्टर को, कूलिंग चेन को, और इसमें खास तौर से जो सहकारिता क्षेत्र का सहकार से समृद्धि की बात जो सरकार सिद्धांत पर काम कर रही है, पैक्स और एफपीओ को ही इसमें बढ़ावा देने के लिए ये एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें रोजगार भी है और साथ साथ किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य भी सहकारिता क्षेत्र में उनको दिया जाएगा। आप चौथा बिंदु आता है फसल बीमा योजना में 4 करोड़ किसानों की संख्या को बढ़ाने के लिए। जो भी कुछ खामियां रही या कोई चीज रही, लेकिन अब उसमें सुधार किया गया है और फसल बीमा योजना समय की आवश्यकता है।
कब नुकसान हो जाए फसल का कहा नहीं जा सकता। और किसान को नुकसान के बचाने के लिए आज 4 करोड़ किसानों का फसल बीमा योजना की जो है बजट में स्पष्ट कहा गया है। तो ये ऐसे बड़े बिंदु हैं जिनसे कृषि क्षेत्र को, किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए एक जो दिशा की आज आवश्यकता है, उस दिशा को पहले से चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसको और तेजी से अग्रसारित करने के लिए बजट में सीधे सीधे कहा गया है। और महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 70% महिलाओं के लिए मकान बनाने की बात इसमें की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कहा गया है। और 55 लाख रोजगार मछुआरों को दिलाने के लिए जो इस बजट में कहा गया है, वो ऐसी शुरुआत है कि जिसका स्वागत किया जाना योग्य है और देश के हित में है, किसान के हित में है, जब तमाम चीजें ठीक रास्ते पे चलती हैं। क्योंकि बर्बादी होती है, सब्जी की बर्बादी, फलों की बर्बादी, अन्न की बर्बादी, उस बर्बादी को रोकने का रास्ता क्या है? दुनिया के तमाम छोटे छोटे देश अपने यहाँ इतना प्रोसेसिंग करते हैं 90%, 92 और 95% तक, और हम वहाँ उतना, उसको आज हमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है और उस सरकार ने कहा है। तो इंतरिम बजट में सिर्फ इतना ही सरकार कह सकती है, चूंकि चुनाव है और वो सारा कहा गया। गाइडलाइन है, बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है कि सरकार इन योजनाओं को आगे काम करेगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जो लिमिटेशन है, मैं कहूं कि जो सीमाएं हैं सरकार के नजरिए से चुनाव से पहले संसद में बजट में अनाउंसमेंट को लेकर, उन सीमाओं के तहत ही सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने आज अनाउंसमेंट की घोषणाएं की हैं। डॉक्टर वी के दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ इंडिविजुअल, ये व्यक्ति के तौर पर जब किसानों की बात होती थी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन जब कोऑपरेटिव की बात करें, ग्रुप्स बनाने की बात हुई, उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा, उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट भी हमने देखा। और इस बार के भी बजट स्पीच में साफ तौर पर उस पर फोकस नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इस दिशा को और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को? हाँ, देखिए, केवल दिशा नहीं दी, मुझे लगता है ये योजनाओं का उन्होंने वर्णन किया है कि हमारी योजनाएं किस दिशा में होंगी। किसान ज़्यादातर कोऑपरेटिव से 90% क्या 100% किसान कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। हर गांव में कोऑपरेटिव, ऐसा कोई गांव नहीं है। और जितनी भी एग्रीकल्चर का वर्क होता है और उसके अलावा जैसे कृषि का उत्पादन है, फसल उत्पादन है, डेयरी है, दूध का उत्पादन है, पशुपालन है जो मीट वगैरह के लिए लेते हैं, मछली का उत्पादन है, कुक्कुट पालन है, जितने भी जो है सहायक धंधे होते हैं, उनमें सहकारिता बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और मूलतः ये जो है गरीब लोग और जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हों, उससे ये जुड़े हुए हैं। अभी आपने छोटा सा एक उदाहरण लें, आपने देखा होगा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया या योजना बना रहे हैं, और उसमें सहकारिता को मूल केंद्र में रखा है। कारण ये है कि ऐसा कोई गांव नहीं यानी जिसमें लगभग सहकारिताओं से न जुड़ा हो। तो किसान लोग अपना उत्पादन करेंगे और वहीं जो है अपने सहकारी समिति पर ही वो उसको भंडारण करेंगे, और भंडारण के बदले उनको वहाँ से एक स्लिप मिलेगी जिससे वो लोन भी ले सकते, यानी बाध्य नहीं होंगे कि मुझे आज सस्ते में ही बेचना, जब उनका रेट आ जाएगा तब जाए। दूसरा, बर्बादी नहीं होगी। 20 से 25% हमारा अन्न बर्बाद हो जाता है, वो नहीं होगा। आप रेलवे स्टेशनों पर देखते होंगे कहीं भंडारण इतनी में, तो गांव-गांव में भंडारण होगा। दूसरा होता है किसान की आय बढ़ाना। बहुत बड़े, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट, जब से आए हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो क्लियर कट है कि किसानों की आय बढ़ाना, और हर साल वो स्टेप उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा 3 सहकारी समितियां नेशनल लेवल की अभी रजिस्टर्ड की गई हैं पिछले उसमें। एक तो ये है कि गांव में अच्छे बीज किसानों को मिले। अभी भी हमारा यहाँ 10-12% ही जो है अच्छे बीज, जो सर्टिफाइड सीड जिनको कहते हैं, प्रमाणित बीज जिनको कहते हैं, वो किसानों को उपलब्ध हो पाते हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं और सारे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसान को अच्छे बीज नहीं मिल पाते। तो गांव तक बीज पहुँचेंगे, किसान गांव में अपने बीज उत्पादन भी करेंगे, वो सोसाइटी खरीदेगी अच्छे मूल्य पर, यानी बीज का उत्पादन करके उनकी आय बढ़ाना है जिससे अच्छा बीज मिलेगा।
एक सोसाइटी उन्होंने ये खोली है कि एक्सपोर्ट होगा कोऑपरेटिव्स के थ्रू, तो किसान कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, उनके क्वालिटी सुधार के लिए वो सोसाइटी काम करेगी कि अच्छा जिस एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन वो करें, और वही सोसाइटी खरीदेगी और एक्सपोर्ट करके सीधा सीधा जो लाभ होगा, जो उसका मूल्य का लाभ होगा, वो किसान के जेब में पहुंचेगा। तीसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में, अभी इसमें भी जैविक कृषि की बात की गई है। 100% यही इसका है कि जैविक उत्पादन हमें करना है, और जैविक सोसाइटियाँ नेशनल लेवल की खोली गई, तो किसानों को मोटिवेट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी कि उनका जैविक उत्पादन हो और वो अच्छे मूल्य पर ही खरीदा जाए। ओके। तो इस तरीके से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस बजट से और सहकारिता के माध्यम के द्वारा। मैं डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन वीएन काले साहब, इक्विपमेंट की जब बात आती है, मशीनरी की बात आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने जो मैं कहूँ कि एक मेजर चेंज, एक बदलाव देखा है, वो मशीनरी के इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके इस्तेमाल के साथ ही बढ़ा है। और चाहे वो हम मेन एग्रीकल्चर में देखें या उसके अलाइड जो सब सेक्टर हैं उसमें देखें, सरकार का फोकस हमने पिछले 9 वर्षों में देखा है। उसको लेकर अलग अलग मैं कहूँ कि एक तरीके से मशीनरी बैंक, उसके लिए फंडिंग, लोन की सुविधा, ये सब मिली है। इस दिशा में एक और कदम इस बार भी नज़र आ रहा है। ये जो टूल है ये कितना बेनिफिशियरी है एज ए इंडिविजुअल एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए, और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम उसके पार्ट को देखें तो? बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो कृषि यांत्रिकरण है हमारे एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आप अगर एग्रीकल्चर, फ्यूचर एग्रीकल्चर को देखेंगे तो कृषि यांत्रिकरण ही ऐसा घटक होगा कि जिससे कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आज अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों को देखेंगे तो जिन्होंने 2050 का जो प्रोजेक्शन किया है उसमें लगभग हमारी पूर्ण विश्व की जो अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व की जो हमारी जनसंख्या है लगभग 1000 करोड़, लगभग 970 बिलियंस होंगी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए देखेंगे तो, और साथ साथ में अगर देखेंगे कि हमारे FAO का जो आंकड़ा है 2022 का, तो उसमें भी देखा है लगभग 80 करोड़ जनसंख्या जो है पूरी ग्लोबली जो है भूखमरी की शिकार हो गई। तो आप देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर रहेगा कि प्रोडक्शन बढ़ाने की। तो आप अगर देखेंगे कि जो निरंतर जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उससे आपको काम नहीं चलेगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आपको अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या बहुत सी ऐसी जो एडवांस एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो संसाधन है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। पानी हो या ज़मीन हो, ये सारा कम कम होते जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो इसलिए भारत, आप अगर पुराना हमारा 9 साढ़े 9 साल का जो अगर आप देखेंगे, हमारा लेखा जोखा देखेंगे, तो भारत सरकार ने लगभग जो 6500 से ज़्यादा जो है हमारा करोड़ रुपए जो है सिर्फ एग्रीकल्चर कृषि यांत्रिकरण के ऊपर खर्चा किया है। और जो हमारी एक स्पेशल स्कीम है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में, आपने देखा होगा कि पूरे जो नॉर्थ भाग में, जो उत्तर भारत में जो स्पेसिफिकली जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का जो इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए लगभग भारत सरकार ने 3000 से ज़्यादा करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या हमारा जो स्टार्टअप सेक्टर है उसके लिए जो प्रोत्साहित कर रही है भारत सरकार। आप देखेंगे कि लगभग हमने लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा जो है स्टार्टअप को हमने फंडिंग किया है। तो भारत इस दिशा में जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा जो है कुछ ही महीने पहले जो है एक नमो ड्रोन दीदी की योजना विकसित की गई है, लॉन्च की गई है, जिसमें लगभग 1261 करोड़ की हमने जो है प्रावधान रखा गया है, जो कि 3 साल में हम लोग लगभग 15,000 ड्रोन हम लोग किसानों को, पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को देंगे। तो उसमें हमारा ये लक्ष्य है कि जो है हमारी जो महिलाएं हैं वो विकसित हो, मतलब उनके स्वावलंबन, एक इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भरता उनके अंदर आए, और लगभग 1 लाख रुपए जो है सालाना वो कमाएं।
इस दिशा में हम अग्रसित है, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे जो पुरुष जो हम लोग आरपीटी मतलब ट्रेनिंग देते हैं ड्रोन के ऊपर, उससे ज़्यादा महिलाओं में काफ़ी एक जोश दिख रहा है। और एक बहुत ही पहले ऐसा दिख रहा था कि एक थोड़ा सा कि महिलाएं चला पाएंगी कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि आश्चर्यचकित होंगे कि महिलाएं ज़्यादा आकर्षित हो रही है और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके। और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो न सिर्फ पुरुष किसान या उससे जुड़े लोग कर रहे हैं, बल्कि महिलाएं ज्यादा परिपक्व तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है। मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा और कृष्णवीर जी आपसे भी समझूंगा कि असल में किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बदला है भारतीय किसानों की दिनचर्या को, उनके मुनाफे को और साथ ही साथ उनकी लागत को कैसे कम करें। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि इस बजट के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा। चलिए हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कृष्णवीर जी जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, मैं प्रधानमंत्री के बयान को सुनाऊंगा थोड़ी सी देर के बाद। टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट या जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर अमूमन जो हमारे परंपरागत तरीके खेती के इस्तेमाल नहीं होते हैं और करीब 7 से 9% के आसपास का इलाका ऐसा था जहाँ पर फसल बहुत कम होती थी या हम उस ज़मीन का सही यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसा ये काले साहब करते हैं, टेक्नोलॉजी, AI, ड्रोन, छोटी मशीनीज़ के ज़रिए कैसी बदली है तस्वीर वहाँ पर। देखिए, जो पुराना तरीका था और जो आज टेक्नोलॉजी की मदद किसानों को दी गई है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, उसकी आमदनी बढ़ती है। ड्रोन का खासतौर से जो पहाड़ी एरिया है वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस स्प्रे के लिए है। अब हम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं, वहां इसलिए जरूरत है कि पानी हमारे पास कम है, सिंचाई के संसाधन हमको बढ़ाने हैं। जब हमको कृषि का क्षेत्रफल बढ़ाना है तो उसको हम माइक्रो इरिगेशन से ही बढ़ा सकते हैं। तो ये मैकेनाइजेशन का फर्क आप देखिए कि कम पानी से ज्यादा सिंचाई, और ज्यादा सिंचाई के साथ साथ उसकी उत्पादकता में, क्योंकि बूंद बूंद रूट में जाता है, उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। हर साल 5% लगभग वृद्धि उत्पादकता में हो रही है। और सरकार ने एक अच्छी योजना की शुरुआत की हुई है एग्रीकलचर मशीनरी के लिए कि जो ग्रुप में हैं, जो ग्रुप बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप है या सोसाइटी है या FPO है, तो उसको सब्सिडी दे रहे हैं मशीनों के ऊपर जो है, और काफ़ी अच्छी सब्सिडी 80% तक है। और इंडिविजुअल फार्मर को 50% तक की सब्सिडी एग्रीकल्चर मशीनरी पर सरकार की योजना के अनुरूप दी जा रही है। जी, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा और समझूंगा कि किस तरीके से जो इस बार के अनाउंसमेंट हैं या जो पिछले 2 खास तौर पर मैं बजट कहूँ उसमें जो योजनाओं का जिक्र था एग्रीकल्चर सेक्टर, एलाइड सेक्टर को लेकर, वहाँ पर अब कदम किस तरीके से उसका आधार जो है वो बढ़ता नजर आया। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का बयान सुन लेते हैं। इस बजट के बाद उन्होंने क्या कहा और किस तरीके की उम्मीद उन्होंने जताई है भविष्य को लेकर। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में
आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट के बाद बजट में क्या खूबियां हैं और किस तरीके से यह दिशा देगा देश को, अर्थव्यवस्था को, और क्या फायदा होगा किसानों को, इसका जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री और बता रहे थे कि कैसे फिजिकल डेफिसिट के चैलेंजेस के बावजूद जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी कि सरकारी खर्च, उसको बढ़ाया गया है, यानी कि योजनाओं के जरिए उसको जमीन पर उतारा जा रहा है। साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट की उन्होंने बात की और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में रिबेट यानी छूट का भी उन्होंने जिक्र किया है। मैं आता हूं अब प्रोफेसर मिश्रा जी, जो ओवरऑल बजट की हम बात करें, क्योंकि बहुत लिमिटेशंस के बावजूद अगर हम इस बजट को पढ़ने की कोशिश करें और जो रोड मैप चला आ रहा था उससे अगर हम आगे जाने की एक तरफ इशारे को समझें, तो क्या 3 या 5 या बड़े बिंदु आपको नजर आते हैं? देखिए, पहले तो डीडी किसान की धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है। बजट में एक ये इंटरिम बजट है, सब लोगों को पता है कि इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं रहती है अनाउंसमेंट करने की, क्योंकि बड़ी बजट अभी आएगी 2-4 महीने बाद। इंटरिम बजट में एक दिशा निर्देश जरूर मिल रहा है दिखने को कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिसके कारण ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में 4% के आसपास पिछले 5 साल में नियरली 4% ग्रोथ रहा है। 10 साल में, पिछले 10 साल में अभी इकोनॉमिक सर्वे, जो मिनी इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें ये जिक्र है। इस साल का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसमें 1.8% के आसपास रहने की उम्मीद है। वो क्योंकि एग्रीकल्चर में थोड़ी सी क्रॉप को नुकसान हुई थी, उसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन
फिशरीज और डेयरी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किए हैं और बजट में आप देखेंगे तो उसी की जिक्र हो रही है। मत्स्य संपदा योजना में इन्होंने 5 एक्वाकल्चर पार्क बनाने की जो बात कही है, ये बहुत बड़ी स्टेप है। ये आगे चल के बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, जिसमें आपको एक तो फिशरमैन की इनकम बढ़ेगी, दूसरी बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार का मौका मिलेगा जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ेंगे इस एक्वाकल्चर पार्क के साथ। एक और है कि जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के फंड इन्होंने आज कैबिनेट का भी डिसीजन आया है, इन्होंने 25-26 तक बढ़ा दिया है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो उन्होंने एक बोला है कि गोकुल मिशन और जितने भी है उसी को सब मिला के एक इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव स्कीम लाएंगे डेयरी सेक्टर के लिए। वो आगे देखना पड़ेगा हमको कि क्या लेके आ रहे हैं, कैसा उसका स्वरूप क्या रहेगा, लेकिन इंडिकेशन जरूर मिल रहा है कि हाँ एक अच्छी चीज़ डेयरी सेक्टर के लिए भी आने वाला है। तीसरा, इन्होंने जो आत्मनिर्भरता की बात कही है ऑयल सीड्स में, इसमें मेरा सा थोड़ा सा ये कहना है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद जिक्र की है कि 22-23 में भी एक अनाउंसमेंट हुई थी एक स्कीम की, लेकिन वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने उसका कुछ दूसरा उनका ओपिनियन था और 23-24 की बजट में उन्होंने जिक्र भी किया है फाइनेंस आउटकम बजट में कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला कि ऑयल सीड्स मिशन की सेपरेट की ज़रूरत नहीं है और हम उसको नेशनल जो NFSM है फूड सिक्योरिटी मिशन, उसी के तहत हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने किया भी था, कुछ मस्टर्ड में सक्सेस भी हुई थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो ऑयल सीड्स मिशंस की ज़रूरत है देश को इस वक्त। और इन्होंने आज एक दोबारा ऐलान किया है कि सेपरेट एक स्कीम लाएंगे ऑयल सीड्स के लिए। ये देखना होगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको फिर वीटो ना कर दे और एक्सेप्ट करती है, उस पर चलती है कि नहीं। हाँ, इसमें और एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, अमित शाह जी का जो ऐलान हुआ था पिछले टाइम, जो मेज को लेके नाफेड के साथ ये एक स्कीम लॉन्च किए हैं, उन्होंने ये जिक्र किया था कि आगे चल के ऑयल सीड्स में भी इसको एक्सपांड करेंगे, जिसमें फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट प्राइस ऊपर रहता है MSP से तो वो भी मिलेगा फार्मर को। फार्मर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको प्रोक्योरमेंट करेगा सरकारी एजेंसी, चाहे नाफेड हो या दूसरे एजेंसी हो। मैं लौटता हूँ इस चर्चा पर। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझेंगे और साथ ही किसानों के लिए क्या खास है और लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और शॉर्ट टर्म में सरकार का एजेंडा क्या है। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वित्त मंत्री के कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो आज वित्त बजट भाषण के दौरान उन्होंने संसद में की। वेलफेयर ऑफ अन्नदाता। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हर साल PM किसान के तहत सम्मान योजना में सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1.8 करोड़ किसान, जिनमें सीमांत और छोटे किसान शामिल हैं। PM फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को बीमा दिया जाता है। ये कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा सहायता कर रहे हैं देश और दुनिया के लिए अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार को एकीकृत किया गया है। 1361 मंडियां और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रही है। 3 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यह क्षेत्र समावेशी, संतुलित उच्च विकास के लिए तैयार है और उत्पादकता, इन्हें किसान केंद्रित से सुविधा दी गई है और बीमा सहायता, प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देना स्टार्टअप के माध्यम से। थ्रू स्टार्टअप्स। तो बजट में क्या खास रहा है उसका जिक्र आपने सुना। वित्त मंत्री ने क्या कहा संसद में, और हम लगातार अपने स्पेशल गेस्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में उन योजनाओं का मकसद क्या है, उनका लक्ष्य क्या है और साथ ही साथ उसका फायदा किस तरह से अर्थव्यवस्था को, देश को और व्यक्तियों को मिलेगा। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।
रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज डीडी किसान पर कि बजट आज जो पेश किया गया उसमें क्या खास रहा है व्यक्तियों के लिहाज से, सेक्टर के लिहाज से, और ख़ास तौर पर हमारे देश की एक बड़ी आबादी किसानों के लिए क्या खास है, और समझा रहे हैं हमारे ख़ास मेहमान। अब जिस तरीके से हमने देखा दुबे जी की जो अलग अलग स्कीम है, लेकिन एग्रीगेट अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर को लेकर, यहाँ पर साफ तौर पर ऐसा लगता है कि जो उसके सब सेक्टर है उसके ज़रिए इनकम को बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें भी सामूहिक प्रयास, ग्रुप, सोसाइटी, इनका रोल किस तरीके से महत्वपूर्ण है, और सरकार का शायद फोकस भी यही है। देखिए, हमारी जो देश की किसानों की जोत है वो बहुत छोटी है। 3.25 एकड़ औसत आती है, 80% किसान लगभग आ जाते हैं उसमें। तो अगर हमें साइंटिफिक प्रोडक्शन करना है, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करना है, तो हमें ये ग्रुप एफर्ट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे 1904 से हमारे यहाँ है, लगभग 120 वर्ष की उसकी जड़ें हैं, तो वो पूरे देश में 100% गांव में फैल चुकी हैं, और किसान या गांव के लोग उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझकर उससे जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। और हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। आप देखिए, अभी स्टार्टअप की बात की रही है, तो हमारी जो उत्पादक सोसाइटियाँ थीं पहले, वो स्टार्टअप ही हैं। और बहुत सारा ये प्रयास चल रहा है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको स्टार्टअप माना जाए। अभी 1 साल और उनको इनकम टैक्स में 3 की जगह 4 कर दिया गया है, तो बहुत बड़ा स्टेप है। और उसमें जब से हमारी सहकारिता मंत्रालय बना है, उसमें हमारा ये जो है बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं इनकम टैक्स की, और इसमें ये और प्रयास चल रहे हैं। मूल रूप से प्रोसेसिंग का जो काम है, हमारी इनकम दोगुने काम करने की है। तो देखिए, प्रोडक्शन की एक लिमिट है, लैंड की एक लिमिट है, भूमि की एक सीमा होती है, उससे नहीं बढ़ा। अब हमारा दूसरा क्षेत्र बढ़ता है कि क्या किसान एक ग्रुप में एक्टिविटीज़ करके अपने जगह पर प्रोसेसिंग करके नए रूप में उत्पाद को करके कोऑपरेटिव के माध्यम से मार्केट में ब्रांडिंग करके अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी क्या हाई रेट पर यानी अच्छे रेट पे बेच सकता है। तो एक कोऑपरेटिव ही माध्यम है। अभी आप देखिए, केवल देश में हमारे 1% प्रोसेसिंग है, जितना उत्पादन है, चाहे वो फ्रूट्स में हो, वेजिटेबल्स में हो, या अन्न में हो, यानी फल में या सब्जियों में। अभी इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आप देखिए, हमारी एजुकेशन भी बहुत बढ़ गई है। अभी आपको गांव में MBA मिल जाएंगे, BTech मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि किसी तरीके से ये जो एजुकेटेड और जो फंक्शनल लिटरेसी है गांव के लोगों की, उन दोनों को साथ लाया जाए, और वहाँ पर कोऑपरेटिव थ्रू सोसाइटियाँ इस्टेब्लिश की जाए, और एग्रो प्रोसेसिंग में एक क्षेत्र के रूप में ब्लॉक लेवल पर और कुछ बड़े चीज़ में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रो प्रोसेसिंग में किया जाए, तो 2 समस्याएं बहुत बड़ी सॉल्व हो सकती हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की, जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड यूथ्स दोनों को उसमें काम मिलेगा। एजुकेशन वाले अपने मालिक भी होंगे और उस एम्प्लॉय भी होंगे, दोनों, उनको एक वाइट कॉलर जॉब भी मिलेगा, रिस्पेक्टिव एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा, किसानों की आय, चूँकि वो उसके मालिक भी होंगे सोसाइटी के और उसके वर्कर भी होंगे,
तो दोनों चीज़ें उनको भी मिलेंगी, और चूंकि क्षेत्र में ही होगी तो उसमें देख रेख भी होगी। तो अभी भी प्रोसेसिंग में मेरे पास बहुत है। आपका शुगर केन है, आपकी डेयरी है, आपके तिलहन है, दलहन, जितने हमारे मार्केटिंग फेडरेशन स्टेट के हैं, और बहुत सारी जो ब्लॉक लेवल की सोसाइटी, तहसील लेवल की, उनमें प्रोसेसिंग है। चावल की है, कहीं धान की है, वो उसकी तिलहन की है, कहीं दलहन की है। लेकिन इसको और स्प्रेड करना बहुत बड़ी गुंजाइश, अभी हमने बताया नहीं 1% पे है। और दूध भी अभी हम कोऑपरेटिव के माध्यम से 10% ही, लगभग 11% ही कलेक्ट कर पा रहे हैं, यानी इकट्ठा कर पा रहे हैं, जिसका अच्छा मूल्य किसानों को मिल पाता है। और मूल्य के अलावा उनको उसका बीमा मिलता है, उसके स्वास्थ्य के डॉक्टर मिलता है, और अच्छी ब्रीड बढ़ती है। ये चीज़ें जो छुपी हुई हैं, ये कोऑपरेटिव में के माध्यम से छुपी हुई हैं। लेकिन दुबे जी, जो एक चीज़ आपने कही कि अभी हम सिर्फ दूध का 10% कलेक्शन जो आप कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रोडक्शन इतना हाई है, वर्ल्ड पे हम नंबर 1 पर पहुंच गए प्रोडक्शन पर। लेकिन अब चैलेंज जो यहाँ पर बड़ा हो जाता है कृष्णवीर जी, चैलेंज है कोल्ड चेन को मेंटेन करना, चैलेंज है क्वालिटी को मेंटेन करना। और जिस तरीके से डिमांड रेस कर रही है, बढ़ रही है मांग दूध है, दूध से बने प्रोडक्ट की, सरकार ने इसका जिक्र किया है आज के बजट में। क्या आप इसका रोड मैप आगे देखते हैं, और क्या चैलेंज जो जमीन स्तर पर हैं, सरकार उस पर कितना फोकस कर पा रही है, उनको टैकल कर पा रही है? देखिए कविंद्र जी, सबसे पहले जब हम दूध उत्पादन की बात करते हैं और उसकी मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमें जो पशुओं का दूध का उत्पादन है उसे भी बढ़ाने के लिए योजना पे काम करना की अब आज इसमें शुरुआत की जा रही है। क्योंकि आज जो हमारे बहुत सारे पशु हैं, वो उनका दूध जो है उसका वॉल्यूम कम है, उसको आज बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार सेक्स सीमेन के लिए तरफ जा रही है, एम्ब्रायो टेक्नोलॉजी ट्रांसप्लांट की तरफ जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क यील्ड हो सके, तभी किसान की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है मार्केटिंग की बात। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल अमूल है कोऑपरेटिव सेक्टर में, और अमूल ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती दी है। 4-4 पशु एक परिवार में अमूल जो है मुहैया करा रहा है। उसी मॉडल पर आज अगर आप दुनिया के यूरोप के विकसित देशों को देखें, तो उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर को अपनाकर ही और बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाकर ही वहां के किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हमें भी आज उसकी जरूरत है, इसीलिए अलग से कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया गया। इसमें आप ये देखिए कि ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट के लिए जो बनाया गया, किसान ये परेशान था कि सब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तो कर दूं, लेकिन लेकर आ जाऊं, बाजार में भाव नहीं मिलता। उसको सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए विशेष रूप से सहकारिता के क्षेत्र में नेशनल लेवल पर जो सोसाइटी फॉर्म की है। बाजार है, दुनिया के बाजार में 15 से 20% ऑर्गेनिक उत्पाद की मांग बढ़ रही है, और उस बाजार की पूर्ति करने के लिए भारत को बहुत आगे रास्ते पर चलना होगा। मैं इस बात को आपसे कह दूं कि जब हम रोजगार के संसाधन बढ़ाने की बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा रोजगार के संसाधन है, और वो एग्रो प्रोसेसिंग में है, उसको पैकिंग में है, उसको मार्केटिंग में है। हमने किसानों को कहीं दबा के रखा, बाजार से दूर रखा। कोऑपरेटिव को जितना बढ़ावा दिया जाना चाहिए था उतना हमने नहीं दिया, इसीलिए किसान का शोषण बाजार की ताकतों के द्वारा किया गया। ये सच्चाई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ये कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था में किस तरह से पारदर्शिता लाई जाए और किस तरीके से सभी किसानों को उसका लाभकारी मूल्य की व्यवस्था हो, उसमें सुधार करने के लिए भी कमेटी बनाई। कमेटी क्या करेगी? कमेटी यही करेगी कि बाजार मुहैया करेगी, और बाजार में पैक्स को और एफपीओज को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके की आज आवश्यकता है। 67,000 पैक्स हैं इस देश के अंदर जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, उनको आज एग्रो प्रोसेसिंग में लगाने की आज आवश्यकता है। उनको चेन बनाने की जरूरत है। अभी मैं गुजरात गया था, गुजको मासोल ने जो है नई शुरुआत की है। उन्होंने अपने शॉपिंग मॉल बनाने शुरू कर दिए हैं जो गुजरात में है, क्योंकि आपको बाजार में खड़ा करना है किसान को, और वो माध्यम सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव है, और कोऑपरेटिव में और ग्रुप में करके किसानों को क्लब करके ही है। ओके, एक चीज़ जो यहाँ पर दिखती है, अगर मैं कहूँ काले साहब, क्योंकि जब हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं या फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करते हैं, वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन में। कोल्ड चेन मेंटेन करना फिलहाल, और भारत की जिस तरह की जलवायु है, गर्म देश माना जाता है,
वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी या मशीनरी किस तरीके से हम इवॉल्व कर रहे हैं, सरकार को जो R&D पर फोकस, जिसके लिए एक बहुत बड़े बजट की बात हो रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की बात हो रही है, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक्चुअली आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हम लोग 20 से 30% जो है हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट चला जाता है। अगर आप इसी को ही आप प्रोसेस करेंगे प्रॉपरली तो उसमें जो है किसानों की एक आमदनी बढ़ सकती है। एक तो ये बात हो गई। आप अभी कोऑपरेशन की बात निकली है तो आप मैं बताना चाहूँगा कि कृषि यांत्रिकरण में भी कोऑपरेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, इसको बढ़ाने के लिए जैसे 80% हम लोग सब्सिडी प्रावधान करते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। हमारी लगभग 95% हम लोग उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग फाइनेंस करते हैं। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे 100% सब्सिडी भी हम लोग कुछ इंडिविजुअल फार्मर्स को देते हैं लगभग, जो कि लिमिटेड है 1.25 लाख रुपए तक कोई भी केवल। ये तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात आप देखेंगे कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप उसमें देखेंगे कि लगभग 3% हम लोग क्रेडिट इंटरवेंशन सबवेंशन है वहाँ पे। और आप क्रेडिट सोसाइटीज़ है मान लिया हमारी सेल्फ हेल्प, उनको हम लोग जो है पैक्स को जो है लगभग 4% हम लोग उसमें सब्सिडी देते हैं क्रेडिट सबवेंशन पे। तो इस तरह से जो है उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट्स आप उसमें लगा सकते हैं। आप अगर कोल्ड चेन की बात है, वैल्यू चेन की एस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई, या मान लीजिए कस्टम हायरिंग सेंटर की बात हो गई, तो इस तरह के विभिन्न प्रोजेक्ट जो है आप लोग 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक आप उसमें प्रावधान है भारत सरकार की। तो ये विभिन्न इस तरह से भारत सरकार ये देख रही है कि किस तरह से हम लोग जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हम लोग कैसे स्टोरेज कर सके, किस तरह से हम लोग जो वैल्यू एडिशन कर सके, और किस तरह से हम लोग जो है हमारी जो इसमें प्रोडक्शन में किस तरह से हम लोग वेस्टेज ना हो। तो इस तरह से काफ़ी प्रावधान भारत सरकार कर रही है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आपको ये नतीजे बहुत दिखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है बहुत बढ़ेगा। तो बजट में क्या आज कहा गया है, किसानों के लिए क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या है इन स्कीम्स की, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है सरकार का इन योजनाओं के जरिए, वो हासिल क्या करना चाहती है। लेकिन जिसके लिए ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, जिसकी बात सरकार और हम कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, यानी किसान, उनसे बात करेंगे ब्रेक के उस पार। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी किसान पर बजट की स्पेशल कवरेज, और हम बात कर रहे हैं आज पेश किए गए बजट, उससे होने वाले लाभ की, उसकी स्कीम्स, उसका इम्पैक्ट और किसानों के लिए क्या है खास। हमारे साथ हमारे सहयोगी राधिका हैं, जिनके साथ बहुत सारे किसान हैं। चलते हैं राधिका के पास और समझते हैं कि बजट के बाद किसान क्या कह रहे हैं, उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं और कितनी अभी अधूरी हैं। राधिका। तो विकसित भारत का बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, अंतरिम बजट, और हमारी चौपाल देखिए लगातार सजी हुई है, टकटकी लगाकर देख रही थी, और हम अभी इनसे बात कर रहे थे। एक बार फिर से इनसे पूछेंगे कि कितनी उम्मीदें आपको बजट को लेकर थी और कितनी उम्मीदें आपकी पूरी हुई है। क्या वाकई में जो आप सोच रहे थे, जो आप ठान कर बैठे हुए थे, वो मोदी सरकार में पूरा हुआ या नहीं हुआ है? क्या क्या चीज़ें थी उन पर भी चर्चा करेंगे। आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि विकसित भारत के बजट की चर्चा कर रहे हैं, अंतरिम बजट की बात हो रही है। तो ऐसे में फिशरीज की अगर हम बात करें, आत्मनिर्भरता की ओर बात की जा रही थी, नौकरियों की बात की जा रही थी। आप किसान हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके खाते में आना चाहिए था? देखिए, आत्मनिर्भर भारत वाली बात है तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रावधान है जो सरकार ने किया है कि भाई ये ईयर जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स,
तो जो गरीबों का अन्न जिसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, जो प्रोडक्शन था उसकी कॉस्ट नहीं मिलती थी, आज वो सारा देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसकी चर्चा हुई है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो निश्चित ही इसमें किसानों की आय में डेवलपमेंट होगा और अवेयरनेस, हमारी जो यंग पीढ़ी है जो इस क्रॉप को भूल गई थी उसको अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है। साथ ही साथ मैं कहता हूं कि सब बाजरा का ही जो गवर्नमेंट का एमएसपी है वो 2500 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन आज प्रोत्साहन से जो प्रोसेसिंग में इन चीज़ों को मिलेट्स को लाया गया है तो वही बाजरा आज 50,000 पर क्विंटल के रेट पे हम लोग प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं, इनके मल्टी ये बनाए प्रसंस्करण करके जो है। तो ये मैं साधुवाद देता हूँ इस सरकार को कि इन्होंने इतना दूर की सोच के जो कि गरीबों के अन्न को भी थाली में परोसने का काम किया है वो इस सरकार की जी, यानी 2047 तक की दूर की सोच आपको भी समझ में आती है। बैठिए जी, आप खड़े होइए, क्योंकि आज अगर अंतरिम बजट की हम बात करें, आपके खाते में क्या कुछ आया है, जो सोचा था हुआ या नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह जी कहा करते देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है। अगर हमारा किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। और हमारा ये था कि एमएसपी पे निर्धारित मूल्य के लिए था, पर हो नहीं पाएगा। आगे की उसमें हम सोचेंगे कि इस तरह से एमएसपी पे हमारा रेट किसानों का मिल जाए। जी, जब पूर्ण बजट आएगा तो आपको हाँ, लगता है कि ये एमएसपी पे हमारे किसानों को पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन कई नौकरियों की बात हो रही थी, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही थी, किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए कई रोजगारों की बात कर रहे थे। आज इस बजट में सुनने को मिल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया है तो किसान और ग्रामीणों पर दिया है। लगता है आपको कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसान बेरोजगार बहुत वो है, बहुत स्थिति। ठीक है, बैठिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी उम्मीदों पर सरकार खरा उतरती है, कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी उम्मीदों पर खरा नहीं भी उतर पाती है। आप खड़े होइए जी। ये जो अभी बजट आया है, जो अंतरिम बजट है, यदि हम बात करें, यदि बजट के एलोकेशन की बात करें तो लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए इस बार एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने अलॉटमेंट किया है। और मेरे को लगता है कि जो पिछले बार से लगभग 3 से 4% ज़्यादा है। और हो सकता है जब पूर्ण बजट आएगा तो हो सकता है ये पैसा और सरकार और ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि किसान की जो आवश्यकता है उसके साथ ही साथ सरकार ने 1-2 बातें और की हैं जो मेरे को लगता है बहुत अच्छी है। एक मत्स्य पालन को उन्होंने कहा है कि इसको हम प्रोत्साहित करेंगे, और साथ ही साथ डेयरी क्षेत्र को, क्योंकि डेयरी में बड़ा अपार संभावना है और हमारे यहाँ एक गैप है उसका प्रोडक्शन का और उसका, तो इस कारण से उसको यदि हम उसको गैप को डेयरी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए सरकार बहुत अच्छा इस बजट के सोचा है। और एक और बात है, जो तिलहन की बात सरकार ने कहा कि हमको तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट लगभग 85% हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो लगभग 16.5 मैट्रिक टन है। तो यदि वहाँ तक पहुँचेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा हमको जो इंपोर्ट जो पैसा है वो हमको बचेगा। तो निश्चित रूप से इस बजट में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और पूर्ण बजट जब आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी इस बजट से जितनी उम्मीदें थी पूरी हो गई? हाँ, लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि उम्मीदें तो, क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए, क्योंकि यदि उम्मीदें पूरी रह जाएंगी तो अगली बार फिर क्या मांगेंगे। तो क्या लगता है इस सरकार में जितनी उम्मीद आप लेकर चलते हैं पूरी होती है? नहीं, बहुत सारी होती हैं। यदि हम बात करें पिछले 10 वर्ष में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारा बदलाव आया है, और विशेष रूप से किसानों की। हाँ। तो देखिए कविंद्र जी, आप सुन रहे हैं, किसान हमारा मुस्कुरा कर कह रहा है, देखिए उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो पूरी भी हुई है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, अभी तो बजट आना बाकी है, पूर्ण बजट पर बात होगी जी। तो पूर्ण बजट आने से पहले वाले बजट से कितना खुश? देखिए, ये जो बजट आया है, अगर इसको हम अलग अलग करें तो मुख्य रूप से युवा, गरीब, महिला और किसान, ये चारों पर फोकस करते हुए पूरा बजट है। और इसमें अगर हम अलग अलग बात करें तो जैसे बजट में लखपति दीदी की बात कही है, हमारे देश में जहां हम पुरुष किसानों की बात करते हैं वहां महिला किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर गांव में देखेंगे तो पशुपालन और खेती में महिलाओं का 50% मतलब आधे की भागीदारी है। लेकिन महिला किसान के नाते उनके लिए योजनाएं बनाने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे वो आजीविका मिशन हो, स्वयं सहायता समूह हो या लखपति दीदी की योजना हो। लखपति दीदी को बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है इस बजट के लिए। दूसरा, जो डेयरी डेवलपमेंट की बात कही है, सरकार ने आजीविका मिशन के साथ साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन पिछले बनाया। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे किसान को जिन्होंने ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की योजना को कराया और देसी गायों पे, भैंस पे उन्होंने
सरकार के 4 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 करोड़ की सब्सिडी का लाभ उठा करके 200 गोवंश पर काम किया है, भैंस पर काम किया। ये बजट में मार्केट पर बात हुई या नहीं? आपको लगता है कि मार्केट? मैं इसी बात कह रहा हूँ, इसमें जो मुख्य काम है वो सहकारिता का काम है। जो सरकार ने कहा सहकारिता को डेयरी सेक्टर और कृषि सेक्टर में जब बढ़ावा मिलेगा तो ये जो किसान की समस्या है कि उत्पादन को बेचना, डेयरी प्रोडक्ट को बेचना, ये काम सहकारिता से होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए सरकार ने इस बजट के लोकेट किया है। मत्स्य पालन की जैसे उन्होंने बात कही, लेकिन एक बात सरकार हमेशा कहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, देश में हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं जमीन में, लेकिन तेल का उत्पादन क्या जमीन से होता है? तिलहन के लिए सबसे बड़ी बात इस बजट में कही है, तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए योजना की है। तो मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं एक इंटीग्रेटेड की कि खेती और डेयरी दोनों एक साथ साथ चले तो समग्र विकास रूप से हो सकता है। अच्छा, आप बहुत अच्छा बेहतर बता रहे। तो एक सवाल मैं आपसे ये भी करूंगी, क्योंकि ग्रामीण होता है कि पलायन कर जाते हैं, युवा पलायन करता है। आपको लगता है कि युवा के लिए, ग्रामीणों के लिए रोजगार के बारे में बात की गई? देखिए, आप निकालिए ICR का डाटा निकालिए। मैं पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहा था, खेती में युवा वर्ग का पदार्पण हो रहा है। बहुत सारे बीटेक, बहुत सारे युवाओं को मैं ऐसा जानता हूं जो खेती की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में हम सब ने देखा बहुत सारे रोजगार बंद हो गए, लेकिन भोजन ये बंद नहीं हुआ। इसलिए खाना और ये जो डेयरी है, पीना और खाना, यानी दूध और खेती, ये बंद नहीं हो सकता। इसमें अपार संभावना है। ये युवा वर्ग देख रहे हैं, उस ओर आ रहे हैं। क्या बात है। जागरूक किसान, आत्मनिर्भर भारत का ये किसान है। और जी आप बताइए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के किसान की बात कर रहे हैं, तो आज आपकी झोली में क्या लग रहा है? आप खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए, हम तो एक छोटे किसान हैं, बाकी तो सरकार कर रही है किसान के बारे में, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। आगे और भी काम करने की जरूरत है, तो हम आशा करते हैं सरकार किसान को इससे भी आगे कुछ और प्रदान करे। जी, तो अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं और किसानों की उम्मीदों की बात करें, तो आप बताइए कितना उम्मीदों पर खरा उतर पाई है मोदी सरकार? आत्मनिर्भर भारत की मैं बात करूं तो देखिए, इस बजट में एक पॉइंट आया है, बायोगैस को बढ़ावा मिलेगा। तो बायोगैस में कहीं ना कहीं किसान जुड़ा हुआ है, किसान के द्वारा ही बायोगैस बनाई जा सकती है। तो उसमें प्राकृतिक खेती में भी लाभ होगा और किसान की आय भी बढ़ेगी इसमें। और बायोगैस वो बना के, और उसका जो सोलैरी वगैरह निकलता है तो उससे वो अपना प्राकृतिक खेती भी कर सकता है और बायोगैस सरकार को बेच सकता है। तो आपका सीधा ध्यान जो है बायोगैस पर गया, और किन किन चीज़ों पर आपका ध्यान गया कि जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है? जी, इस बजट में काफ़ी कुछ बहुत बेहतर है, और मत्स्य पालन में भी बढ़ावा मिल रहा है। और ये जो लखपति दीदी, इसमें भी काफ़ी कुछ हमारे गांव स्तर पर देखा जा रहा है कि लखपति दीदी की संख्या बढ़ाई जाएगी, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। जी जी, बैठिए। तो देखिए, ग्रामीणों की जब हम बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, और देखिए किसानों के खाते में क्या कुछ आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हर बार हम बजट में देखते आए हैं कि किसानों की झोली में बहुत कुछ डाला जाता है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी बजट में, तो ये कैसे हो दोगुनी, इसमें बजट में सब रखा है, बताया गया है कि भाई जैसे सोलर से इसमें बिजली का, डीजल का खर्चा कम हो है, और 1 करोड़ परिवारों को जो है छतों पर ये सौर प्रणाली लगाने की व्यवस्था बताई गई है बजट में। उससे 300 यूनिट बिजली तक भी का भी फायदा होगा। और इसी से ये माध्यम सौर ऊर्जा जो सोलर पंप है, ये किसानों के लिए बहुत फायदे का है। सबसे बढ़िया तो ये इस बजट में ये जो रखा गया है बहुत बढ़िया है। तो आपको लगता है कि सौर ऊर्जा, जैसे सोलर की बात की गई है, आमदनी बढ़ाने की बात की गई है, तो कैसे आमदनी बढ़ेगी? आमदनी बढ़ाने की बात है, इससे खर्चा कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, आप बताइए। नमस्कार जी, मैं एक प्राकृतिक खेती करने वाला सम्मानित किसान हूँ आचार्य देवर जी द्वारा। और पिछले 10 सालों से जो मोदी सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जो बढ़ावा दिया, शायद ही किसी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। और अभी भी आज के भी बजट में अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और 10,000 बायो यूनिट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, जिससे किसानों को प्राकृतिक खेती करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, सोनीपत से। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर 72 घंटे में MSP का पैसा किसानों के खाते में सीधा आ जाता है। 72 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता। और 25,000 रुपये देसी गाय खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो अंतरिम बजट होगा उसमें और भी हमें पूरी उम्मीद है कि प्राकृतिक खेती के लिए मोदी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूरे 100 में से 100 नंबर मैं मोदी सरकार को इनको देता हूं। क्या
क्या बात है, यहाँ तो नंबरिंग की बात भी हो गई है कविंद्र जी, क्योंकि 100 में से 100 नंबर हमारे किसान दे रहे हैं। किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के बजट की बात कर रहे हैं, किसानों की झोली में क्या कुछ डाला गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रोजगार की बात हो जाती है, युवाओं के लिए ग्रामीणों की बात हो जाती है। लखपति दीदी की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी ये कहते हुए नजर आए कि किसानों के लिए बेहतर भविष्य के लिए सोचा गया है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई है, आवास की बात की गई है। लखपति दीदी 3 करोड़ बनाने की बात की गई है, जिसमें 1 करोड़ का लक्ष्य तय हो चुका है। 2 करोड़ पूरा आने वाले 5 सालों में ध्यान दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। वहां से किसानों की राय और बजट के बाद वो क्या सोचते हैं कि उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं और कितनी अभी अधूरी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आप डीडी किसान के साथ।